हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आज इस भूकंप और सुनामी के दूसरे अध्याय में। हम आज भूकंप और सुनामी का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने इससे पहले जो पार्ट पढ़ा था उसमें जो है ऑलरेडी भूकंप के बारे में एकदम डिटेल से जो है पढ़ रखा है। अब उन पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को जो है इस क्लास में जो है हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन सारे क्वेश्चनों को। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि भूकंप से सुरक्षा के उपाय क्या क्या हैं। अगर भूकंप आ जाता है या भूकंप आने के बाद या भूकंप के पहले जो है हमें किन किन सुरक्षा या उपायों का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो देखते हैं, पहला है कि भूकंप से सुरक्षा के क्या उपाय हैं। तो ये भूकंप से सुरक्षा के जो है 3 उपाय हैं। एक तो सबसे पहला उपाय कि भूकंप से पहले का उपाय, उसके बाद है भूकंप के दौरान और उसके बाद है भूकंप के बाद। मतलब 3 उपाय, भूकंप से पहले, भूकंप आने के दौरान और भूकंप के बाद। तो अगर अब भूकंप आने के पूर्व का प्रबंधन, अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप से सुरक्षा के उपाय क्या कहें, तो हम बता सकते हैं कि भूकंप से सुरक्षा के 3 उपाय जो है निम्नलिखित हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि आपसे कोनो एक, अगर आप 2 नंबर का सवाल रहता है, 2 नंबर का सवाल रहता है तो उसमें से आप अगर एक भी रख देते हैं या एक तीनों से मिला के एक उठा के भी अगर आप लिख देते हैं तो आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि तीनों बातों को क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो पहला उपाय कि भूकंप आने के पूर्व मतलब पहले का जो है प्रबंधन, मैनेजमेंट। तो पहले क्या है, तो पहला है इसमें कि भूकंप रोधी भवनों का क्या करना चाहिए, निर्माण। मतलब हमें ऐसे मकानों या घरों का निर्माण करना चाहिए जिसमें भूकंप को सहने की क्या हो, क्षमता हो। दूसरा बात है कि दलदली भूमि में जो है नहीं करना चाहिए। मतलब हमें जो भवनों का जो निर्माण है वो दलदली भूमि में जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि दलदली भूमि में हो सकता है कि भूकंप आने के दौरान जो भूमि है वो क्या हो जाए, वो ज़्यादा खतरे में हो सकता है। उसके बाद है तीसरा उपाय है कि भवनों का आकार जो है आयताकार होना चाहिए। कभी भी हमें भवनों का आकार जो है त्रिभुजाकार या इस तरह की कोई आकृति का भवन जो है नहीं बनाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जो है भवनों का जो आकार है वो आयताकार होना चाहिए, आयताकार, जिससे उसके जो नींव होंगे उनका जो वजन होगा वो एक समतुल्य क्या रहेगा, बना रहेगा। उसके बाद है कि चौथा बात है कि घर बनाते समय जो है हमारी जो तरी, जिसे हम नींव कहते हैं, जिसे हम पिलर कहते हैं, वो हमारा क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। मतलब घर की जो पिलरें होती है वो क्या नहीं चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो ये 4 बात है कि घर, अगर आप भूकंप प्रभावित एरिया में घरों या भवनों का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले वो घर या जो भवन होना चाहिए भूकंप रोधी होना चाहिए, साथ ही दलदली भूमि में नहीं होना चाहिए, और जो है भवनों का आकार क्या होना चाहिए, हमेशा आयताकार, जिससे उनका जो वजन हो एक समतुल्य क्या रहेगा, बना रहेगा। साथ ही हमारी जो नींव होती है, जो पिलर होता है, उसे हमें क्या करना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। वहीं दूसरा उपाय है कि भूकंप के दौरान क्या जाने वाला प्रबंधन, कि अगर भूकंप के दौरान, जब भूकंप नहीं रहे तो उससे पहले का ये हो गया। अब है कि भूकंप के दौरान जो है हमें क्या क्या करना चाहिए। तो भूकंप के दौरान यदि आप भूकंप में फंस गए हैं या भूकंप के दौरान किसी जगह या बिल्डिंग में फंस गए हैं, तो यदि आप घर में हैं तो किसी मजबूत चौकी, पलंग या तकिया के नीचे हमें क्या कर देना चाहिए, छिप जाना चाहिए। साथ ही घरों में अगर आप हैं तो उस दौरान जो है हमें घरों में जो भारी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। जैसे आपके घरों में भारी वस्तु होते हैं, जैसे आपके सामने जो अलमीरा होता है, ये भारी वस्तु होता है, हो सकता है आपको पीला। साथ ही जो आपको क्या करना चाहिए कि घर में अगर आप हैं तो घर में जो सबसे जो कोना होता है उस कोने में जो है आप इसी तरह से जो है छिप जाइए। उसके बाद है तीसरा उपाय कि यदि आप घर से बाहर हो तो भवनों से बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। यदि आप घर में हैं, सड़क पर हैं, कहीं मैदान में सड़क पर हैं, तो उन सड़क पे जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं उनके पास से जो है इस दौरान हमें क्या होना चाहिए, हट जाने चाहिए। साथ ही अगर आप किसी बिजली या पोल या बड़े वृक्ष के सामने भी अगर हैं तो वहां से भी हमें क्या करना चाहिए, हट जाने। क्या संजोग हो सकता है कि भूकंप उस वृक्ष या पोल को जो है प्रभावित करे और वो पोल आपके ऊपर भी क्या हो सकता है, गिर सकता है। साथ ही अगर वह तो आपको क्या करना चाहिए कि खुले मैदान, जहाँ ना तो पोल हो, ना भवन हो, ना कोई वृक्ष हो, एकदम खुले मैदान में जो है चल जाना चाहिए। खुले मैदान में क्या करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। बैठ जाएं, क्या किया, बैठ जाएं, खड़े भी ना रहे, क्या कीजिए, बैठ जाए। तो ये 2 उपाय। उसके बाद तीसरा उपाय भी है कि एक हो गया भूकंप आने
के पूर्व का प्रबंधन, एक हो गया भूकंप के दौरान किया जाने वाला प्रबंधन। अब हम देखते हैं कि भूकंप के बाद का प्रबंधन। आपके सामने तीसरा उपाय है कि दूसरा प्रबंधन हमें क्या करना चाहिए। तीसरा प्रबंधन कि भूकंप के बाद का प्रबंधन। पहले हमने देखा कि भूकंप के पूर्व का प्रबंधन मतलब पहले, उसके बाद भूकंप के समय का प्रबंधन। साथ ही हम अब तीसरा देखेंगे भूकंप के बाद, कि जब भूकंप चला जाता है या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है तो उसके बाद जो हमें जो घटना घटती है उस घटना को किस तरह से जो है निपटना चाहिए। तो हमें है कि पहला है कि मलबा होता है, जो मकान होती है जो ढह जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, मलबा कहा जाता है। जो मलबे में फंसे हुए लोगों को जो है बाहर निकालना हमारा पहला प्रायोरिटी हो जाता है, पहली प्राथमिकता हो जाती है कि जो मलबे में फंसे हुए लोग होते हैं, जो घायल लोग होते हैं, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। दूसरा है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें मलबे में कहाँ है, ये तो हम बड़े बड़े मलबे होते हैं, बड़े बड़े जो है चट्टानी होती है, उन चट्टानों के पीछे छिपे हुए व्यक्ति को तो देख नहीं सकते, तो हमें उसे देखने के लिए जो एक कैमरा आता है जिसे हम कहते हैं इंफ्रारेड कैमरा, जिसकी जो गामा किरणें होती है उस किरणों से जो ये अपना पता कर लेता है कि कहाँ कौन सा व्यक्ति क्या है, छिपा हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इंफ्रारेड कैमरा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मलबे में दबे हुए लोगों को, भूकंप जैसे आपदा में मलबे में दबे हुए लोगों को जो है पता करने के लिए किस कैमरे या किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपको क्या बताना है कि इंफ्रारेड कैमरे का क्या कहा जाता है, प्रयोग किया जाता है। साथ ही दूसरा है, या तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके सामने ये कोई उपलब्ध नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि उच्च आवृत्ति, उच्च फ्रेक्वेंसी वाला जो है उपकरण का जो है प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही है चौथा बात कि मृत लोगों का अंतिम संस्कार करना। और हमारा पांचवा बात हो जाता है कि यह उसमें प्रभावित लोगों को जो है चिकित्सा सुविधा मतलब डॉक्टरी सहायता क्या करना होता है, उपलब्ध कराना। तो यह आपका हो गया तीसरा उपाय। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप से सुरक्षा के उपाय क्या क्या हैं, तो भूकंप से पूर्व का उपाय, भूकंप के दौरान का उपाय और भूकंप के बाद का उपाय। भूकंप के पूर्व हमें भवनों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही भूकंप के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये हमने देखा। साथ ही भूकंप के बाद हमने देखा कि हमें किन चीज़ों पे जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो प्रभावित या पीड़ित लोग होते हैं उनकी हमें क्या करनी चाहिए, सहायता करना चाहिए। साथ ही इसमें किसी भी तरह का भेदभाव या जो है जाति या लिंग का भेदभाव जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आपदा मतलब क्या, हमने पढ़ा भी था पहला चैप्टर में कि आपदा प्रबंधन का अर्थ ही होता है कि बिना जाति या लिंग या भेदभाव का जो सहायता करता है उसी को क्या कहा जाता है, आपदा प्रबंधन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने दूसरा सवाल है कि भूकंप केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यह आपका 5 नंबर का जो है सवाल रहता है कि भूकंप जो केंद्र होता है और जो अधिकेंद्र होता है उसके बीच क्या करना होता है, अंतर स्पष्ट करना होता है। इससे पहले हमने पढ़ा भी था कि भूकंप केंद्र क्या होता है, तो जहाँ से पहली बार भूकंप की उत्पत्ति होता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं, और जहाँ सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहते हैं। तो आपके सामने हम लिख सकते हैं कि भूकंप केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच निम्नलिखित अंतर है। अब निम्नलिखित अंतर है, इस तरह से आप 2 कॉलम बनाएंगे जिसमें एक साइड जो है भूकंप केंद्र लिखेंगे और एक साइड जो है अधिकेंद्र को क्या करेंगे, लिखेंगे, भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र। उसके बाद है भूकंप केंद्र के बारे में हम लिखेंगे, उसकी परिभाषा को लिख देंगे और उसके मतलब परिभाषा दोनों का हम पहला परिभाषा लिखेंगे और कुछ एक अंतर और भी जो है उसमें शामिल कर देंगे। तो जैसे हमने लिखा है कि पहला अंतर कि पृथ्वी के अंदर या गहराई का वह बिंदु, पृथ्वी के अंदर या गहराई का वह बिंदु जहां से भूकंपीय तरंग प्रारंभ होता है उस बिंदु को भूकंप केंद्र कहते हैं। वहीं अधिकेंद्र क्या है, तो भूकंप केंद्र के ऊपर धरातल का वह बिंदु जहां हम लोग रहते हैं, जहां भूकंप के तरंगों का जो है सबसे अधिक अनुभव होता है या सबसे पहली बार अनुभव होता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। वहीं दूसरा अंतर है कि भूकंप का केंद्र पृथ्वी के अंदर गहराई में होता है और अधिकेंद्र जो है पृथ्वी के ऊपर धरातल पर होता है। तो ये आप अंतर जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि भूकंपीय तरंग के बारे में लिखे। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
तो आपके सामने सवाल है कि भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंपीय तरंग से आप क्या, जैसे हमने पढ़ा था कि भूकंपीय तरंग जो है मुख्यतः 3 प्रकार का, जिसमें पी तरंग, एस तरंग और क्या होता है, एल तरंग। साथ ही उसके डिटेल हमने उसके डिटेल पूरा डिटेल को जो है पढ़ा था। लेकिन आपके सामने सवाल जब आएंगे लिखने के लिए तो आप उसमें जो है नहीं लिख पाइएगा। तो आप क्या कीजिए, इन सवाल इस तरह से जो आप लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे कि भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, या तरंगों के नाम लिखिए। तो हम आप लिख सकते हैं कि भूकंप की स्थिति में, भूकंप की स्थिति में भूमि जो होता है, जो हमारी पृथ्वी होती है, वो विभिन्न प्रकार की तरंगे उत्पन्न करती है। विभिन्न प्रकार की क्या उत्पन्न करती है, तरंग उत्पन्न करती है। तो भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न कंपन या तरंग को कंपन को जो है भूकंपीय तरंग कहते हैं। इन तरंगों का वेग भिन्न भिन्न होता है। इन तरंगों का क्या होता है, भिन्न वेग जो है भिन्न भिन्न, मतलब अभी जैसे हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा जो स्पीड होता है वो पी तरंग का होता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है उसको एस तरंग का जो वेग होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसके बाद एस तरंग जाती है। उसके बाद सबसे जो लोएस्ट स्पीड होता है वो एल तरंग का आता है, जिसका स्पीड जो है 1.5 किलोमीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है। वहीं अगर देखा जाए पी तरंग का जो स्पीड होता है वो 6 से लेकर जो है 8 किलोमीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है। वहीं एस तरंग का जो औसत स्पीड होता है वो औसत होता है, ना ज़्यादा ना क्या होता है, कम होता है, वो बीच में रहता है। अब है कि भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंग निम्नलिखित है। ये बात आप लिख सकते हैं, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, दीर्घ तरंग। इससे दीर्घ तरंग मतलब इसी को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग तरंग या एल तरंग, एस तरंग, पी तरंग। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो इसे आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कॉपी में नोट अवश्य करें। सिर्फ सुनने से जो है या देखने से आपको जो है क्वेश्चन याद नहीं होगा, आपको उसको लिखने से बार बार, किसी भी चीज़ को बार बार जब हम लिखते हैं तो वो चीज़ जो है हमारे दिमाग में जो है बैठ जाता है। तो इस तरह से अब हम बढ़ते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ सकता है कि भूकंपीय जोन, कि भारत को जो है भूकंपीय जोन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो आइए समझते हैं मानचित्र के आधार पर कि भारत को भूकंपीय जोन में कितने भूकंपीय जोनों में बांटा गया है। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र। तो भारत को जो है भूकंप की दृष्टि से, मतलब भारत में जो भूकंप का जो संक्रमण है उसकी दृष्टि से जो भारत है, भारत को 5 भूकंपीय जोनों में जो है बांटा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत को कुल कितने भूकंपीय जोनों में बांटा गया है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि भारत को जो है कुल 5 भूकंपीय जोनों में बांटा गया। जैसे भूकंपीय जोन 1, भूकंपीय जोन 2, भूकंपीय जोन 3, भूकंपीय जोन ये 4 हो जाता है। ये सब ये किस में आ जाते हैं, 4 में आ जाते हैं। वहीं भूकंपीय जोन 5, भूकंपीय जोन 5 और भूकंपीय जोन ये सिक्किम भी किस में आ जाता है, भूकंपीय जोन 5 में जो है आ जाता है। तो अब देखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंपीय जोन कौन सा जोन सबसे ज़्यादा खतरा होता है और कौन सा जोन जो है सबसे कम खतरा है, तो जो जोन 1 होता है ये सबसे कम खतरा होता है। यहाँ पे जो है भूकंप जो है ना के बराबर होता है, जो कि दक्षिण पठार, भारत का जो दक्षिण का जो पठारीय इलाका है वो किस में आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत का जो पठारीय इलाका है वो किस भूकंपीय जोन में आता है, तो आपको बताना है कि भूकंप जोन 1, जिसमें आपका जो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उसके बाद आपका जो मध्य प्रदेश है, या जो आपका छत्तीसगढ़ का इलाका, या उड़ीसा या आंध्र प्रदेश का या तेलंगाना का जो इलाका है वो किस में चला जाता है, दक्षिण के पठार में चला जाता है। तो जोन नंबर 1 में दक्षिण का पठार। उसके बाद जोन नंबर 2 अगर देखा जाए कि भूकंपीय जोन, इससे थोड़ा खतरा होता है। भूकंपीय जोन 2 में जो है भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसे प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत का जो तटीय मैदानी इलाका है इसमें आ जाते हैं जोन 2 में, जिसमें अगर आप तट में देखें तो गुजरात भी, इसमें जो है गोवा आ जाएगा, आपका केरल का तट आ जाएगा, कर्नाटक का तट, महाराष्ट्र का तट, वहीं तमिलनाडु का तट, आंध्र प्रदेश का तट, उड़ीसा का तट, थोड़ा पश्चिम बंगाल का तटीय इलाका किसमें चला आएगा, भूकंपीय जोन 2 में आएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंपीय जोन 3 में क्या आता है, तो भूकंपीय जोन में जो ये सिंधु गंगा का मैदान, मतलब आजकल उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आपका झारखंड का इलाका है, आपका राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तरी गुजरात का थोड़ा इलाका है, इसमें थोड़ा पश्चिम जो पूर्वी जो आपका पश्चिमी बंगाल का थोड़ा इलाका जो है इसमें आ जाता है भूकंपीय जोन 3 में। तो आपको भूकंपीय जोन 3 में याद रखना है कि राजस्थान जो है 3 में, गुजरात का उत्तरी इलाका, इसमें सिंधु गंगा का मैदान, जिसमें आपका बिहार, आपका जो है उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार किस भूकंपीय जोन के अंतर्गत शामिल है, तो भूकंपीय जोन 3 किसमें है, 3 में शामिल है। बिहार किसमें, 3 में शामिल है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार कहाँ है, 3 में। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान किसमें है, 3 में। अगर आपसे पूछा जाए यूपी कहाँ है, 3 में। झारखंड किसमें, झारखंड हालांकि इसमें भी आ जाएगा आपका पठारी, क्योंकि झारखंड क्या है, पठार है, तो झारखंड इसमें आपका चला जाएगा यहाँ पे, झारखंड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी गुजरात
उत्तरी गुजरात किस में आता है, तो उत्तरी गुजरात जो है आपका भूकंपीय जोन। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है पंजाब किस में आता है, भूकंपीय जोन 3 में। हरियाणा किस में आता है, भूकंपीय जोन 3 में। दिल्ली किस में आता है, तो दिल्ली भी इसी उत्तरी सिंधु गंगा के मैदान में शामिल है। तो दिल्ली भी आपका किस में आ जाता है, भूकंपीय जोन 3 में, जो ज़्यादा उतना खतरनाक नहीं होता। ज़्यादा खतरनाक होता है आपका भूकंप जोन 5, भूकंपीय जोन 5। वहीं अगर आपसे 4 में पूछा जाए कि 4 में क्या आते हैं, तो जो शिवालक, हिमालय की जो 3 समांतर श्रेणियां हैं जिसमें से एक शिवालक समांतर श्रेणी है, वो समांतर श्रेणी जो है भूकंपीय जोन किस में आ जाता है, 4 में आता है। किस में आता है, 4 में। वहीं जो पूर्वोत्तर भारत, अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वोत्तर जो भारत है ये किस में आ जाते हैं, तो 4 में, भूकंपीय जोन किस में आ जाता है, 4 में आ जाता है। वहीं आपका अगर आपसे स्पेशल इसको अंडमान निकोबार को याद रखना है कि जो अंडमान निकोबार है, अंडमान एंड निकोबारी जो द्वीप समूह है, ये किस में आ जाता है, तो आपका भूकंपीय जोन 4 में आता है। किस में आता है, भूकंपीय जोन 4 में आता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए ये जो नेपाल का इलाका या जो उत्तरी मतलब भारत का जो हिमालय का जो सबसे निचला श्रेणी है, वो किस में आ जाता है, भूकंपीय जोन 4 में। वहीं भूकंपीय जोन 5 में देखा जाए तो आपका सिक्किम जो है किस में आता है, तो भूकंपीय जोन 5 में। देखिए कुछ विशेष राज्यों को आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे आपको अंडमान निकोबार याद रखना है कि भूकंपीय जोन 4 में आ जाता है। सिक्किम देखिए यहाँ जैसे यहाँ 4 भी है और 5 भी है, तो ये 4 के आसपास भी है, लेकिन ज्यादातर ये किससे प्रभावित है, 5 से प्रभावित है। भूकंपीय जोन 5 में आता है। राजस्थान कहाँ आता है, 3 में। बिहार 3 में, यूपी 3 में, दिल्ली 3 में, पंजाब 3 में, हरियाणा 3 में। वहीं जो दक्षिण पठारीय इलाका वो किस में आता है, जोन नंबर 1 में, जो सबसे कम खतरनाक होता है, सबसे अधिक खतरनाक होता है, भूकंपीय जोन 5 होता है। वहीं आपका जो गुजरात का कच्छ वाला इलाका है, जो खाड़ी वाला इलाका है, खंबात की खाड़ी या गुजरात का जो कच्छ का इलाका है, वो भूकंपीय जोन किस में आता है, 5 में। किस में आता है, भूकंपीय जोन 5 में। पूर्वोत्तर भारत भूकंपीय जोन 4 में। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव के रूप में कि भारत जो है भूकंप की दृष्टि से, मतलब भूकंप की दृष्टि से जो है भारत को कितने भूकंपीय जोनों में बांटा गया, तो आपको क्या बताना है, 5। कितना बताना है, 5 भूकंपीय जोन। क्या बताना है, 5 भूकंपीय जोन। तो आपको ये समझ में आएगा। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सारे सवालों को। देखिए अब हम देखते हैं सुनामी। जिस प्रकार हमने देखा कि भूकंप क्या होता है तो उसके बारे में पढ़ा, साथ ही उसके भूकंप से बचाव के उपाय के बारे में पढ़ा, साथ ही भूकंपीय तरंगों के बारे में जाना। तो उसी प्रकार से सुनामी होता है। जैसे हमारी पृथ्वी के सतह पर आने वाला जो कंपन होता है उसे भूकंप कहता है, वहीं समुद्र की तली में उत्पन्न होने वाले कंपन को जो है सुनामी कहते हैं। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है कि समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है, सुनामी। क्या कहा जाता है, सुनामी का। सुनामी एक जापानी शब्द। अगर आपसे पूछा जाए कि सुनामी जो है किस प्रकार का शब्द है, तो आपको बताना है कि सुनामी एक जो है जापानी शब्द है। कैसा शब्द है, जापानी शब्द है। तो आइए देखते हैं कि सुनामी क्या होता है। सुनामी क्या होता है कि सुनामी क्या है, आपसे 2 ही सवाल पूछा सकता है, एक तो सुनामी क्या और सुनामी से बचाव के 3 उपाय बताइए। तो ये अगर आप ये 2 सवाल भी अगर सुनामी के बारे में पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद सुनामी क्या है, तो जब समुद्र की तली पर उत्पन्न भूकंपीय तरंग लहरदार होकर जो है तट से जो तट क्या होता है, तो समुद्र के जो किनारे होता है उसे क्या बोला जाता है, तट बोला जाता है। तो तट से टकराती है तो तट के ओर जल आकर जो है कई मीटर की ऊंचाई तक जो है उछल जाती है और तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। भारत में जो है सबसे जो खतरनाक सुनामी है, तेज सुनामी है, वो 26 दिसंबर 2004 को जो है बंगाल की खाड़ी में आया था। साथ ही हर साल जो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि किस माह के दौरान जो है बंगाल की खाड़ी में जो है चक्रवात या समुद्री हवाओं के उठने का जो है आशंका रहता है। तो अक्टूबर से नवंबर का जो माह होता है, अक्टूबर से नवंबर का जो माह होता है, इसमें जो है ज़्यादा समुद्री लहर जो है बंगाल की खाड़ी में उठने का क्या होता है, खतरा रहता है। अक्टूबर से नवंबर का महीने में जो है बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक चक्रवात उठने के क्या होते हैं, समुद्री चक्रवात उठने के खतरे रहते हैं। तो ये सवाल भी आपको याद रखना। साथ ही है दूसरा सवाल कि सुनामी से बचाव के जो है 3 उपाय बताइए कि सुनामी से अगर हमें बचना है तो हमें कौन से 3 उपाय जो है करने चाहिए। तो सुनामी से बचाव के जो है 3 उपाय निम्नलिखित है। पहला उपाय कि समुद्र के तटीय क्षेत्रों में के समीप में जो है मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार करना चाहिए। अगर आपसे ऐसे भी सवाल पूछा सकता है कि समुद्र के तटीय इलाकों में सुनामी से बचने के लिए जो है किस वनस्पति का विस्तार या विकास किया जाता है, तो आपको बताना है कि मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति क्या होता है कि ये जो पौधे होती हैं, इनके जो पौधे होते हैं वो उनमें कई जड़ें होते हैं, उनके क्या होते हैं, जड़ी।
वो जड़ें जो है मिट्टियों को आपस में क्या होता है इस तरह से जो है जकड़ लेता है, साथ ही वो जड़ें बाहर की ओर जो है बाहर की ओर निकल कर जो है अपना जो है श्वास लेता है, जिस कारण अगर समुद्री लहरें आती है तो इनसे जब टकराएंगी तो ये थोड़ा उनको जो है रोकने में क्या होगा मददगार साबित होगा। इस तरह से ये क्या होता है पेड़ होता है इस तरह से। जैसे हम यहाँ एक छोटा सा पेड़ ऐसे बनाते हैं, ये आपका पेड़ हो गया। अब क्या होता है कि ये पेड़ हो गया सुनामी मैंग्रोव वनस्पति हो गया। अब इनकी जड़ें इस तरह से जो है कुछ ऐसे निकली रहती है, ऐसे इस तरह से क्या होती है निकली भी रहती है। तो जैसे मान के चलो अगर ये जल आकर इनमें टकराती है तो ये जलों को रोकने का क्या करेंगी काम करेंगे, साथ ही ये मिट्टी को कटने से भी क्या करेंगी बचाएंगी। तो हमें क्या करना चाहिए समुद्र के तटीय क्षेत्रों के समीप जो है मैंग्रोव वनस्पति का क्या करना चाहिए विस्तार करना चाहिए। वहीं तटीय क्षेत्रों के समीप रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें सुनामी से बचने का जो है हमें प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, जिससे वो सुनामी जैसे स्थिति में जो है लोगों को बचाए और खुद भी जो है बचे। साथ ही तीसरा उपाय क्या है तो समुद्र के तट में जो है समुद्र जो तट होता है समुद्र तट में जो कंक्रीट जो ईंटें पत्थर बालू होते हैं उन ऐसे तटबंधों का हमें क्या करना चाहिए निर्माण करना चाहिए। तो ये सुनामी से बचाव के 3 उपाय हो गए। साथ ही सुनामी क्या है ये भी हमने देख लिया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कि जिस तरह से भूकंप पृथ्वी की सतह पे आता है उसी तरह समुद्र की तली में आने वाले कंपनों को क्या कहा जाता है सुनामी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इन सारे भूकंप और सुनामी पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी प्रश्न होते हैं। उन जो है सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, उसके बाद आपका चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। अब हम ऑब्जेक्टिव मतलब अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि सुनामी क्या है। सुनामी क्या है अगर आपसे पूछा जाए कि सुनामी जो है क्या है तो हम बताएंगे कि एक सुनामी जो है एक समुद्री लहर है। सुनामी एक क्या है समुद्री लहर। अगर आपसे पूछा जाता है कि सुनामी क्या है तो आप बताएंगे कि विनाशकारी समुद्री लहर को ही क्या बोलते हैं सुनामी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा सवाल कि समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं, मतलब जो समुद्र में बार बार इन देखो सुनामी पे आप क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं या किस तरह से पूछ सकते हैं उन सारे सवालों को हम जो है लेकर यहाँ आए। तो समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं तो आप बता सकते हैं सुनामी, क्या बोलते हैं सुनामी कहा जाता है। उसके बाद है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ भी आपका आंसर क्या होगा सुनामी। कि महासागर ऐसे दो तरह से आपसे पूछ सकता है कि समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि सुनामी कहते हैं। यही बात को अगर दूसरे तरह से आपसे पूछ दे कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से कहते हैं तो यहाँ आपको क्या बताना है कि सुनामी कहा जाता है। उसके बाद है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो आपको बताना है कि बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ जो है विश्व में मतलब 26 दिसंबर 2024 को जो है विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो आपको बताना है बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद है कि बिहार में सर्वप्रथम जो है विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो सन 1934 में, इसका आंसर होगा 1934। उसके बाद है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था, तो कोयना बांध का निर्माण। महाराष्ट्र में एक बांध है कोयना बांध, तो कोयना बांध का निर्माण जो है भूकंप का क्या था वहाँ प्रमुख कारण था, कोयना बांध का निर्माण। उसके बाद है कि भारत में 7वां नंबर सवाल कि भारत में जो है सर्वप्रथम विनाशकारी भूकंप, तो बिहार में आया था विनाशकारी, तो वही बिहार कहाँ है भारत का ही हिस्सा है, तो इसका भी आंसर होगा सन 1935 में 1934 में 1934। उसके बाद है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो आपको अभी हम पहले बता चुके जापानी भाषा का क्या है शब्द। सुनामी किस भाषा का शब्द है, जब जैसे मानसून एक अरबी भाषा, उसी तरह से कभी कभी मानसून के बारे में पूछा था कि मानसून जो है किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। वहीं सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी जो है एक जापानी भाषा का क्या है शब्द है। उसके बाद सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, सुनामी आने का जो है प्रमुख कारण क्या है, तो हम बोलेंगे समुद्र में भूकंप। समुद्र में भूकंप। देखिए 1 2 3 सवाल यहाँ दूसरे से वही सेम सवाल है पर तरीका क्या है पूछने का अलग अलग है। तरीका पूछने का क्या है अलग है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है तो हम बोलेंगे भूकंप, समुद्र में भूकंप का आना, समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में क्या बोलेंगे भूकंप, समुद्र में भूकंप को ही क्या बोलते हैं सुनामी बोलते हैं। उसके बाद है 10 नंबर सवाल कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको क्या बताना है पी तरंग। सबसे पहले कौन पहुंचता है पी तरंग, उसके बाद एस तरंग, उसके बाद एल तरंग, सबसे अंत में क्या पहुंचता है एल तरंग जो है सबसे अंत में पहुंचता है।
आइए आगे बढ़ते हैं अपना 11 नंबर सवाल पे। हमने 10 ऑब्जेक्टिव देखा, 11वां ऑब्जेक्टिव है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो बार बार पढ़ें, अधिकेंद्र। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। उसके बाद है भूकंप को किस से मापा जाता है। तो भूकंप को किससे मापा जाता है, आप बता सकते हैं भूकंप को किससे मापा जाता है। तो रिएक्टर स्केल से। हमने इसको जो है पढ़ा भी है। रिएक्टर जो है स्केल जो है एक होता है रॉकी फेरल स्केल, एक होता है मार्केली स्केल और एक होता है आपका रिएक्टर। रॉकी फेरल, मार्केली और क्या होता है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध स्केल जो है रिएक्टर स्केल होता है, जिसमें 0 से 9 तक का पैमाना होता है। एक पैमाना बढ़ने पर 10 गुना भूकंप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपको लिखना है यहाँ रिएक्टर स्केल। क्या होता है? रिएक्टर स्केल से भूकंप को मापा जाता है। उसके बाद है उत्तराखंड किस भूकंप जोन के अंतर्गत आता है। तो भूकंप जोन 5 में, भूकंपीय जोन 5 में आपका उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, आपका जो जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो किस में आता है। साथ ही गुजरात का जो कच्छ वाला इलाका है, साथ ही आपका जो है सिक्किम हो गया, ये किस में आ जाते हैं, भूकंपीय जोन 5 में। किस जोन में सबसे अधिक भूकंपीय खतरा रहता है। तो आपको क्या बताना है, जोन 5। जोन 5 में जो है भूकंपीय खतरा अधिक रहता है और जोन 1 में जो है सबसे कम रहता है। कितने पैमाने का जो भूकंप है सबसे अधिक खतरनाक होता है। तो आपको 8 पैमाने से अधिक, 8 पैमाने से जो अधिक का पैमाना होता है, भूकंपीय पैमाना होता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। उसके बाद है भूकंपीय 1 से 6 तक का महसूस नहीं होता और 6 से 7 तक का महसूस होता है, पर उतना विनाशकारी नहीं होता है जितना 8 से 9 तक का विनाशकारी होता है। उसके बाद है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मलबे में दबे हुए लोगों को पता करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम पढ़े इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किस रासायनिक पदार्थों का छिड़काव होना चाहिए जिससे महामारी ना फैले। तो ये होता है एक कीटनाशक होता है डीडी का छिड़काव, या इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर जो आप घरों में यूज करते हैं उसे भी छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद है कि भूकंपीय प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा है कि आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। चलिए अब हम अपने अंतिम सवालों को देखते हैं। अंतिम सवाल का 3 सवाल बचा है कि सुनामी के कारण समुद्र तल में किस प्रकार की जो है आकृति का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुनामी के कारण जो है समुद्र तल में किस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, तो आपको बताना है कि गर्त का निर्माण होता है। क्या होता है? गर्त। देखिए यहाँ जिस तरह से हमने एक चित्र आपके सामने जो है बनाया है, यह आपका जो है पृथ्वी हो जाता है। यह क्या हो जाता है? पृथ्वी पे ये इस तरह से ऊंचा क्या होता है, पहाड़ या पर्वत होता है। तो उसी तरह से ये आपका समुद्र हो गया। क्या हो गया? समुद्र। तो समुद्र में उसी आकृति को जब ये नीचे के साइड ऐसे बना रहता है, इसे कहा जाता है गर्त। और ये खोखला होता है, इसमें जल भरे होते हैं। इसमें क्या होते हैं? जल। दुनिया में सबसे जो गहरा गर्त है वो मैरियाना गर्त। इसे हम पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा गर्त क्या है, तो आपको बताना मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जो प्रशांत महासागर है। जो कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर, जिसकी गहराई जो है 11,022 मीटर। 11,022 मीटर ये क्या है? गहरा है। 11,022 मीटर क्या है? गहरा है। 11,022 मीटर ये क्या है? गहरा है। प्रशांत महासागर में है मैरियाना गर्त और ये 11,022 मीटर क्या है? गहरा। उसके बाद है कौन सी तरंग द्रव पदार्थ से होकर नहीं गुजरती, मतलब कौन सी भूकंपीय तरंग जो है द्रव पदार्थ से होकर जो है नहीं गुजरते। तो आपको बताना है कि एस तरंग। क्या बताना है? एस तरंग जो है द्रव पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है। तो ये सारे सवालों को हमने जो है एक ही आज के दूसरे पार्ट में जो है खत्म करें। साथ सुनामी क्या होता है इसे भी हमने जो है पढ़ लिया है, और भूकंप भी क्या होता है इसे हमने पढ़ लिया है। आई होप कि आपको ये क्लास जो है समझ में आया होगा, साथ ही ये आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।